Hi everyone, welcome to our channel Lawlust. Myself Ritik, finally a law student from Faculty of Law DU, and today I am going to continue our series of landmark judgment of CRPC with the case title Zahira Habibullah versus State of Gujarat. ये केस मेनली उन सिचुएशंस की बात करता है जहाँ पे जो ट्रायल है वो प्रॉपर वे में नहीं कंडक्ट हुआ हो। और चलिए सबसे पहले इस केस के फैक्ट्स को समझते हैं। इस केस में होता क्या कि ना, गुजरात की एक ट्रेन में ना 56 लोगों की जो है मृत्यु हो जाती है, उन्हें मार दिया जाता है। और ना उसका बदला लेने के लिए रिटेलिएशन में एक बेस्ट बेकरी नाम की ना एक बेकरी होती है जिसे जला दिया जाता है, जिसमें ना 14 लोगों की डेथ हो जाती है, कॉज हो जाती है। और इस केस में जो अपेलेंट है ज़हीरा, वो उस टाइम पे एक आई विटनेस थी जो इसके अगेंस्ट में कंप्लेन करती है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के टाइम तो वो जो उसने जो भी देखा था वो बताती है, लेकिन जब ट्रायल चल रहा होता है ना तो वो अपने स्टेटमेंट्स को कॉन्ट्राडिक्ट कर देती हैं। और इसी बेसिस पे जो एक्यूज़ थे उन्हें एक्विट कर दिया जाता है। लेकिन जो ज़हीरा थी अपेलेंट, वो बाद में ना नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल को अप्रोच करती है। और इसी के साथ एक NGO भी होता है जो कहीं ना कहीं जो लोअर कोर्ट था उसके डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं होता है, और वो आगे अपील करता है इसके अगेंस्ट में। और वो ये क्लेम करते हैं, ज़हीरा तो ये क्लेम करती है कि ना उसे पहले फोर्स किया गया था, उसे थ्रेट दी गई थी, उसे फोर्स किया गया था ऐसे स्टेटमेंट्स देने के लिए, अपनी पहली वाली स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए। लेकिन होता क्या कि ना वो हाई कोर्ट अपील करते हैं बाद में। लेकिन हाई कोर्ट जो क्या करती है, जो एक्यूज़ है उसकी जो एक्विटल है उसी को अपहेल्ड करती है। तो उसके बाद ये स्पेशली पेटिशन के थ्रू ज़हीरा और जो NGO होता है ये सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करता है जो एक्विटल का ऑर्डर था उसके अगेंस्ट में। और इस केस में इशू भी यही है कि जो लोअर कोर्ट का डिसीजन है उसे साइड कर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस ग्राउंड पे कि जो ट्रायल है वो एक प्रॉपर तरीके से नहीं हुई, और जो ट्रायल है वो एक डिस्टॉर्टेड ट्रायल है, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस रखता है। चलिए उन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। पहले तो इसमें सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ना फेयर ट्रायल का मतलब वो ट्रायल है जहाँ पे इम्पार्शियल जज हो और एक फेयर पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो। जो ट्रायल है वो कहीं ना कहीं बायस नहीं होना चाहिए, और उसमें किसी भी वे में ना प्रीजुडाइज कॉज नहीं होना चाहिए किसी भी पार्टी को। और अगर ऐसा कुछ होता है तो इन चीज़ों को एलिमिनेट करना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रायल ही सही ढंग से नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं वो जस्टिस के प्रिंसिपल के ही अगेंस्ट में है। ये पहला ऑब्जर्वेशन था। उसके बाद कोर्ट इसमें बोलता है कि ना सुप्रीम कोर्ट के पास ये प्लानरी पावर है अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि वो प्लेस फिक्स कर सकता कि जहाँ पे ट्रायल होना चाहिए। क्योंकि इस केस में जो NGO था ना, जब सुप्रीम कोर्ट में स्पेशली पेटिशन गई थी तो उन्होंने कहा था कि रीट्रायल होना चाहिए इस केस में, और वो कुछ एडिशनल एविडेंस भी देना चाह रहे थे जो हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था, जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें यही बोलते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो रीट्रायल के ऑर्डर दे सके, और इसके लिए अगर एक फॉर्मल एप्लीकेशन अगर नहीं भी है तो वो इमैटीरियल है। और इसी बेसिस पे जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो एक्विटल का जो इसमें डिसीजन था उसको इतना सपोर्ट नहीं करती है, और इसमें रीट्रायल का जो है ऑर्डर देती है, और साथ में एडिशनल एविडेंस लेने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट कहती है इन ग्राउंड पे, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन थी वो फॉल्टी थी, डिस्टॉर्टेड ट्रायल था, और जो एविडेंस थे वो भी बिल्कुल सही नहीं थे। यही इसकी मेन ऑब्जर्वेशन थी। और इसी तरह हमारी लैंडमार्क जजमेंट की सीरीज़ को सपोर्ट करने के लिए आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू।